हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। आपको थंबनेल देखकर तो पता चल ही गया होगा कि आज मैं क्यों इतना खुश हूँ। आज कैगल ने मुझे कैगल एक्सपर्ट से कैगल मास्टर प्रमोट किया है। एंड ये जर्नी गाइस इतना आसान नहीं था। लाइक मैं फरवरी और मार्च 2020 मार्च और फेब से रेगुलर इस पे काम करना स्टार्ट किया था। लाइक हर वीक एक और दो नोटबुक लिखता था। अभी तक मैं 26 नोटबुक लिख चुका हूँ एंड कुछ नोटबुक को मैं प्राइवेट भी कर चुका हूँ क्योंकि इस पे मैं अभी काम कर रहा हूँ। एयर क्वालिटी डाटा सेट, टेक्स्ट समराइजेशन, अप्लाइड एनएलपी, ये सब नोटबुक पे अभी मैं काम कर रहा हूँ, तो इसको प्राइवेट कर चुका हूँ। तो गाइस मैं इस वीडियो में इसी पे बात करूंगा कि आप कैसे अपने नोटबुक को लिखोगे कि लोग उस नोटबुक को पसंद करेंगे एंड आपको अवॉर्ड करेंगे। ठीक है, ठीक है। एंड कैसे आप कंपटीशन पार्ट पे काम करोगे। देखो, मैंने कंपटीशन पार्ट पे भी दो कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। इसमें एक एनएलपी कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट किया था जहाँ पे मेरा रैंक है टॉप 2% में एंड मेरा रैंक है 26 आउट ऑफ 1543। ओके, तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड स्टार्ट करने से पहले गाइज, अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दो एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। गाइज आप जब भी कोई नोटबुक लिखते हो या फिर किसी भी डाटा सेट पे, किसी भी मशीन लर्निंग डाटा साइंस प्रोजेक्ट पे काम करते हो, तो सबसे पहले आपको बिजनेस अंडरस्टैंडिंग आपको पता होना चाहिए। मीन्स कि उस प्रोजेक्ट में आपको करना क्या है एंड कैसे करना है। ठीक है, तो मैं आपको अपना नोटबुक शो करता हूँ कि मैं अपना नोटबुक कैसे लिखता हूँ। लाइक अगर आप अपने नोटबुक को अच्छे से एक ऑर्गेनाइज वे में जब तक नहीं लिखोगे ना, उससे कुछ बेनिफिट नहीं होगा दूसरे कैगलर्स को, तो वो आपको अवॉइड नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं आपको शो करता हूँ अपना नोटबुक। ये हमारा एचआर एनालिसिस का नोटबुक है, एचआर एनालिसिस डाटा सेट का। ओके, तो इस नोटबुक में देखो, मैंने पहले टेबल ऑफ कंटेंट देखो। अब मेरा टेबल ऑफ कंटेंट में मैंने क्या किया है, import the data set, loading the data set, then null value, check the null value using the visualization। उसके बाद मैंने ईडीए पार्ट पे काम किया है। ईडीए पार्ट पे क्या काम किया मैंने, न्यूमेरिकल वैल्यू विजुअलाइजेशन पे किया, जैसे कि पेयर प्लॉट, हीट मैप, काउंट प्लॉट, हीट प्लॉट एंड और भी प्लॉटिंग। ठीक है, नेक्स्ट है कैटेगोरिकल वेरिएबल विजुअलाइजेशन। उसके बाद डाटा प्री प्रोसेसिंग, जो कि हैंडलिंग कैटेगोरिकल वेरिएबल होता है, जो कि कैटेगोरिकल वेरिएबल को चेंज किया जाता है न्यूमेरिकल वेरिएबल में। ठीक है, उसके बाद मैंने डाटा मॉडलिंग किया है इसमें। और भी मैंने काम किया है, शायद मैंने मेंशन नहीं किया है, आउटलायर्स डिटेक्शन एंड आउटलायर्स हैंडलिंग। ठीक है, तो वो सब भी किया जाता है, जो कि डाटा प्री प्रोसेसिंग का पार्ट आता है, फीचर इंजीनियरिंग का पार्ट होता है। ठीक है, तो जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हो, तो आप इसी तरह से इसी पाथ को फॉलो करते हो। ईडीए पे काम करते हो, डाटा प्री प्रोसेसिंग पे काम करते हो एंड आउटलायर्स डिटेक्शन पे काम करते हो। तो आप स्टेप बाय स्टेप काम किया करो जब भी आप किसी नोटबुक और किसी भी डाटा साइंस प्रोजेक्ट पे काम करते हो। उसके बाद जब भी आप स्टार्ट करते हो ईडीए और विजुअलाइजेशन, आप कॉलम बाय कॉलम काम करो। लाइक पहले एम्प्लॉय कॉलम पे काम करो, उसके बाद डिपार्टमेंट कॉलम पे काम करो, रीजन कॉलम पे काम करो। ये आपके लिए भी अच्छा है एंड जो दूसरे कैगलर्स आपके नोटबुक को देखेंगे वो भी देख पाएंगे कि ओके आप स्टेप बाय स्टेप काम किए हो, तो उनको भी समझ में आएगा। एंड स्टेप बाय स्टेप जब भी आप काम करते हो, तो नोटबुक के जो है ना, मीन्स कुछ कमेंट में डाल दो कि आप क्या काम किए हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे इन्फो चेक किया है, तो मैंने कमेंट में डाल दिया चेक ऑल द इन्फॉर्मेशन इन द डाटा सेट। ओके, इस तरह से आप कमेंट में भी डालते जाओ, जो कि नया जो कैगलर्स है या फिर नया जो डाटा साइंस में इंटर कर रहे हैं, उनको पता चले कि आखिर आपने इस नोटबुक में किया क्या है। ठीक है, तो इस तरह से आप नोटबुक पे काम करो एंड स्टेप बाय स्टेप काम किया करो कि आप स्टेप बाय स्टेप कर क्या रहे हो, कैसे उसमें काम हो रहा है, उससे मतलब आउटपुट क्या आ रहा है आपका, वो सब भी आप मेंशन किया करो इसमें। ठीक है, दूसरा प्रोजेक्ट में शो करता हूँ आपको फीफा वर्ल्ड कप का। ये हमारा फीफा वर्ल्ड कप का प्रोजेक्ट है। इसमें मैंने क्या किया है, डाटा क्लीनिंग किया है एंड डाटा विजुअलाइजेशन किया है मैंने। ठीक है, तो आप देखो कि मैंने कैसे इसमें डाटा विजुअलाइजेशन पे काम किया है, एवरी स्टेप बाय स्टेप। ये थोड़ा मैंने इसमें प्लॉटली यूज किया है, तो ये थोड़ा अभी टाइम ले रहा है। ठीक है, ओपन में अभी अच्छी तरह से ये ओपन भी नहीं हुआ है। एंड कोड जो है ना, आप जब भी कोड लिखते हो तो उसे सिंपल वे में कोड को लिखा करो। ठीक है, एंड कमेंट हमेशा डाला करो, क्योंकि जब नया कैगलर्स आपके नोटबुक को देखते हैं तो उनको
पता लग सके कि आप उस नोटबुक में किए क्या हो, ठीक है। तो आप इस तरह से नोटबुक पे काम कर सकते हो। एंड जब भी आप नया नोटबुक लिखते हो ना, जैसे कि आप मान लो कि आप यहाँ पे पहले डाटा में जाते हो, ठीक है, डाटा में गए और डाटा में जाने के बाद आपको मान लो कि कोविड-19 टूरिस्ट डाटा सेट पे काम करना है, ठीक है। तो आप कोविड-19 टूरिस्ट डाटा सेट पे क्लिक किए हो, ठीक है, ये ओपन हो गया। तो सबसे पहले आप 2 4 5 नोटबुक्स पढ़ो, मीन्स जो दूसरे कैगलर्स कर चुके हैं उस नोटबुक को, उस नोटबुक को पढ़ो आप कि वो दूसरे कैगलर्स कैसे किए हैं, क्या आउटपुट आया है, एंड आप उसमें क्या उससे बेटर कर सकते हो, ठीक है। तो मैं सिंपल एक नोटबुक ओपन कर लेता हूँ। इसमें इनमेटेड ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन का हेडिंग है, और ये देखो कि कैसे इन्होंने कोड किया है, क्या किया है, ठीक है। तो दूसरे कैगलर्स की जब आप नोटबुक पढ़ते हो ना, तो आपको पता चलता है कि उस नोटबुक में क्या किया हुआ है, कैसे किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी आप किसी भी प्रोजेक्ट पे, किसी भी कैगल डाटा सेट पे काम करते हो, तो उससे पहले आप दूसरे के नोटबुक पढ़ो, उससे आपको आइडिया भी आ गया कि कैसे किया हुआ है। अगर आप कोई भी पॉइंट मिस कर रहे हो, लाइक आप फीचर इंजीनियरिंग में कोई भी पॉइंट मिस कर रहे हो, लाइक आउटलायर्स डिटेक्शन का, तो आप दूसरे की जब कैगल पढ़ोगे ना, कैगल नोटबुक पढ़ोगे आप, तो आपको आइडिया मिलेगा, ओके मैं इस पॉइंट को स्किप कर चुका हूँ, मुझे ये पॉइंट ऐड करना चाहिए, ठीक है। आउटलायर्स डिटेक्शन, आउटलायर्स हैंडलिंग, मिसिंग वैल्यू हैंडलिंग, कैटेगोरिकल वेरिएबल चेंजिंग, ये सब आपको जब दूसरे नोटबुक पढ़ोगे तभी आइडिया होगा। मुझे पता है कि आप जब काम करते हो तो आपको कुछ आइडिया है, अंडरस्टैंडिंग है, तभी आप कैगल के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। बट काम करने से पहले आप दूसरे को नोटबुक पे पढ़ोगे तो आपको और भी ज्यादा समझ में आएगा। लाइक जब भी आप कंपनी के प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो उसके बारे में पहले गूगल पे सर्च करते हो, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग आप समझते हो, ठीक है। उसी तरह से आप जब भी किसी प्रोजेक्ट के, कैगल के प्रोजेक्ट पे आप काम करते हो, तो दूसरे के नोटबुक को पढ़ो, तब उससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा कि आप अपने नोटबुक में और भी ज्यादा परफॉर्मेंस कर सकते हो, और भी ज्यादा बेटर कर सकते हो दूसरे के नोटबुक से, ठीक है। तो इस तरह से आप नया नोटबुक लिख सकते हो। अब कंपटीशन पार्ट पे आते हैं। कंपटीशन पार्ट में भी सेम थिंग है, लाइक कोई भी कंपटीशन चल रहा है तो आपको मान लो कि आपको एनएलपी या फिर टाइटेनिक डाटा सेट पे काम करना है, ठीक है। जब आप लाइव पे काम करते हो तो लाइव में तो आपको कोई भी नोटबुक नहीं मिलेगा, तो वहां पे नोटबुक आपको नहीं मिल रहा है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप गूगल पे उसके बारे में सर्च करोगे, क्या है क्या नहीं है, कैसे ये काम किया था, क्या इसका आउटपुट आता है, ठीक है। तो उससे थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिल जाएगा। एंड आइडिया मिल जाएगा तो मान लो कि आप क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, ठीक है, या फिर रिग्रेशन प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसी के आधार पे आप दूसरा नोटबुक, पहले क्लासिफिकेशन रिग्रेशन का कुछ नोटबुक पढ़ो, एंड देन उसके बाद उस डाटा सेट पे काम करना स्टार्ट करो। जब मैंने एनएलपी रियल और नॉट एनएलपी विद रजिस्टर्ड टूल्स पे, इस पे डाटा सेट पे काम किया था मैंने, अप्रोक्स 14 से 15 दिन मुझे लगे थे इसको कंप्लीट करने में एंड टॉप 2% में आने के लिए। मैं हर रोज दूसरे का नोटबुक पढ़ता था, उसके बाद अपने नोटबुक में मैं कैसे उसे इम्प्रूव करूं, तब उससे आपको आइडिया मिलता था कि आपको दूसरे की जब नोटबुक या फिर सर्च करते हो गूगल पे, स्टैक ओवरफ्लो पे, सब कुछ अवेलेबल है। जब तक आप खुद से सर्च नहीं करोगे तब तक आपको आइडिया नहीं मिलेगा कि आप कैसे ये काम करेगा, कैसे हम इस पे इम्प्रूव करें, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, मेरा पहले था 79, उसके बाद 0.16, उसके बाद 1 स्कोर। मीन्स मैं हर रोज अपने नोटबुक को इम्प्रूव करता था, काम कर करके, दूसरे के नोटबुक से लर्न करके एंड गूगल, स्टैक ओवरफ्लो पे सर्च कर करके आपको मतलब वहां से अंडरस्टैंडिंग मिलेगा कि आप कैसे इसको इम्प्रूव कर सको। जब तक आप दूसरे के नोटबुक नहीं पढ़ोगे, गूगल पे सर्च नहीं करोगे, स्टैक ओवरफ्लो सर्च नहीं करोगे, आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगा। एंड जब भी आप किसी, एक और थिंग, जब भी आप किसी से कोई भी चीज पूछते हो, लाइक ठीक है, आपको मुझे लिंक्डइन पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, लाइक स्टूडेंट मैसेज कहते हैं कि मीन्स इस पार्ट में मुझे एरर आ रहा है। यार एरर आपको आ रहा है, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आप बिगिनर हो, बट उस एरर को सबसे पहले आप गूगल पे सर्च करो। सिंपल, आप किसी से पूछो मत, क्योंकि सब कुछ गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है, स्टैक ओवरफ्लो पे सब कुछ अवेलेबल है। इसलिए आप किसी दूसरे से पूछने से पहले आप उसे खुद से सर्च करो। आप मान लो कि अगर आप कंपनी में जॉब कर रहे हो, ठीक है, या फिर कंपनी में आप इंटर्न हायर हुए हो, तो आपका जो सीनियर डाटा साइंटिस्ट है या फिर आपका जो मैनेजर है, आपको हर पॉइंट पे जब आप एरर फेस करोगे तो आपका सीनियर डाटा साइंटिस्ट या फिर सीनियर हायरिंग मैनेजर या फिर जो भी है, आपको हर पॉइंट पे आपको बताने नहीं आएगा कि आपका एरर सोल्व करने नहीं आएगा।
तो ये आपको खुद से बिल्ड करना पड़ेगा कि आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हो। तो चलो आप पूछो, बट सबसे पहले आप खुद से 2 बार 3 बार 4 बार खुद से सर्च करो, स्टैक ओवरफ्लो पे सर्च करो, गूगल पे सर्च करो, एवरीथिंग अवेलेबल है गाइज। तो किसी से पूछने से पहले आप खुद से सर्च करो उस चीज को, तब आपको और सोचने का जो क्षमता है ना, वो आपका और भी इंप्रूव होगा वहां से, जब आप खुद से किसी भी चीज पे काम करते हो और खुद से सर्च करते हो तो। और ये किसी भी चीज को लर्न करने का सबसे अच्छा आइडिया है कि आप खुद से सर्च करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पूछो मत, आप पूछो, बट सबसे पहले आप खुद से उसे एक्सप्लोर करो, तभी आपको पता होगा क्या हो रहा है, कहाँ पे आप एरर फेस कर रहे हो एंड कैसे इसे सोल्व करोगे। अगर आप हमेशा ही पूछते रहोगे तो आप लाइफ टाइम यही चीज, सिर्फ एक भी एरर आया आप दूसरे से पूछने जाओगे, तो नहीं, पूछने से पहले आप खुद से उसे करो। मैं एक अपना बता रहा हूँ, मैं जब एनएलपी पढ़ रहा था, एनएलपी में नेम एंटिटी रिकॉग्निशन, तो मैं उसमें बहुत सारे इशू फेस कर रहा था। तो मैंने कैगल पे सीनियर डाटा साइंटिस्ट से मैसेज करके मैंने पूछा, तो उन्होंने मुझे यही बताया कि आप पूछो, बट सबसे पहले उसके पूछने से पहले उसका सॉल्यूशन अवेलेबल था स्टैक ओवरफ्लो पे, उन्होंने मुझे लिंक भेजा, वहां पे स्टैक ओवरफ्लो पे वो सॉल्यूशन अवेलेबल था, मैं सर्च नहीं किया था, मैं डायरेक्ट पूछने चला गया था। तो उन्होंने मुझे यही बताया कि आप किसी से पूछते हो ना, पूछने के लिए मना नहीं है, ये गलत नहीं है, बट पूछने से पहले आप खुद से सर्च करो। ये होता है, अगर आप कोई भी चीज लर्न करते हो तो ये होता है सबसे बेटर अंडरस्टैंडिंग कि आप नया चीज लर्न करते हो तो आप खुद से उसे सर्च करो, ठीक है। तो आप इस तरह से एक्सप्लोर करके आप कंपटीशन पार्ट पे काम कर सकते हो एंड नोटबुक पार्ट पे काम कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको एक दो अपना और नोटबुक दिखा देता हूँ कि मीन्स कैसे मैंने नोटबुक पार्ट पे काम किया है। जोमेटो रेस्टोरेंट एंड कस्टमर सेगमेंटेशन, ये मेरा है कस्टमर सेगमेंटेशन एनालिसिस का। इसमें मैंने क्या किया है, सबसे पहले अपना एम्स दिखा दिया कि मैंने इस एम प्रोजेक्ट में क्या किया है। मेन एम ऑफ द नोटबुक इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ K-मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम एंड मॉडल बिल्डिंग यूजिंग द कस्टमर डाटा, ठीक है। फिर मैंने इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिफाइन कर दिया है। देन प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिफाइन करने के बाद मैंने टेबल ऑफ कंटेंट किया है। आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे ना, तभी जब नया जो कैगलर्स आते हैं आपको नोटबुक के देखेंगे तो उनको भी पता होगा कि हाँ, शुरू में ही देख लेंगे, क्योंकि आप इस नोटबुक में क्या किए हो, तो आप K-मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम पे काम किए हो एंड मॉडल बिल्डिंग पे काम किए हो यूजिंग कस्टमर डाटा। फिर वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखेंगे। तो जो एक ये होता है ना कि अगर पहला जो इंप्रेशन होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, तो ये हो गया आपका पहला इंप्रेशन होता है, ठीक है, जो कि आप फर्स्ट में ऊपर उनको दिखाओगे। पहला इंप्रेशन यही होता है। जब आपका पहला इंप्रेशन ठीक होगा तभी वो आपके कैगल को नोटबुक को पढ़ेंगे। ये देखो मैंने कैसे स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाया हुआ है, एंड स्टेप बाय स्टेप करने के बाद मैंने उसके बाद प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ, कैसे विजुअलाइजेशन को दिखाया है। फिर आउटलायर्स डिटेक्शन पे काम किया, विजुअलाइजेशन, एंड सेम थिंग मैंने मॉडल बिल्डिंग पे काम किया, एल्बो मेथड यूज करके मैंने मींस की का वैल्यू मैंने निकाला है, ठीक है। तो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप काम करोगे तभी मींस दूसरे कैगलर को पता चलेगा कि आप उस प्रोजेक्ट पे किए क्या हो, ठीक है। एक और मैं दिखाता हूँ जोमेटो रेस्टोरेंट एनालिसिस। तो इसमें भी मैंने सेम किया, पहले अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिखाया, टेबल ऑफ कंटेंट दिखाया, एंड देन उसके बाद प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो आप इस तरह से अपने प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो, कोई भी डाटा सेट पे या फिर कोई भी कंपटीशन पार्ट पे। आप जब भी स्टार्ट करो काम करना तो सबसे पहले आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझो, एंड उसके बाद आप दूसरों की नोटबुक को पढ़ो। सबसे पहले काम करने से पहले आप दूसरों का नोटबुक को पढ़ो, तभी आपको पता चलेगा कि उस प्रोजेक्ट में आप कैसे प्रोसीड करोगे, कैसे आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो कैगल के बारे में आज इतना ही दोस्तों। एंड दोस्तों मैं देखता हूँ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आते तो हो, वीडियो भी देखते हो, बट उसमें कोई भी कमेंट्स नहीं करते हो। लाइक अगर आप कमेंट्स नहीं करते हो तो इसका दो ही रीजन है, या तो आपको समझ नहीं आता है या फिर मैं अच्छे से नहीं समझा पाता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है कि आप कमेंट करके बताओ कि हाँ ये पार्ट मुझे समझ नहीं आ रहा है, या फिर आप इसे अच्छे से समझा नहीं रहे हो, ठीक है। मैं भी गलत हो सकता हूँ, मैं भी अच्छे से नहीं समझा पा रहा हूँ होगा, तो आप पहले बताओ तो मुझे, तभी तो मैं उस चीज को इम्प्रूव करूंगा, ठीक है। तो आप जब भी यूट्यूब मेरा चैनल पे आओ, मेरे वीडियो को देखो, तो उसमें बता दो मुझे कि हाँ मैं इस पार्ट को गलत कर रहा हूँ या फिर इस पार्ट को अच्छे से समझा नहीं पा रहा हूँ, इसको इम्प्रूव करो, ठीक है। तो
तब मैं उस पार्ट पे काम करूंगा, उस पर इम्प्रूव करूंगा, आपको और अच्छे से समझाऊंगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो जब भी आप मेरे वीडियो को देखो, उसको कमेंट में लिख दो कि आपको अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो आप अपना प्रॉब्लम बताओ, या फिर आपको कोई भाई पार्ट समझ में नहीं आ रहा है, या फिर मैं अच्छे से नहीं समझा पा रहा हूँ, तो आप वो भी मुझे बताओ, तभी तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा और उसमें और इम्प्रूव करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज जब भी आप मेरे वीडियो को देखो, उसमें मुझे बता दो कि आपको या तो प्रॉब्लम है आपको, तो वो मुझे बता दो, या फिर मैं कुछ अच्छे से समझा नहीं पा रहा हूँ, आप मुझे वो बता दो। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।